हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स जो सीए इंटर में 2026 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही साथ ये अमेंडमेंट सीएमए इंटर जून 2026 एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है और इन अमेंडमेंट्स की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले आप वहां से डाउनलोड कर लेना, फिर आप अमेंडमेंट लेक्चर स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स। आपका जो चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर है उसमें जीएसटी की टैक्स रेट्स चेंज हो गई है। क्या चेंज आया है जीएसटी की रेट्स में? देखिए, जीएसटी की रेट्स पहले क्या थी? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सुनिए, ये जो 12% वाली टैक्स रेट है वो अब हट चुकी है और जो 28% की टैक्स रेट थी वो हटकर उसकी जगह 40% टैक्स रेट हो चुकी है। अब दूसरा अमेंडमेंट बात करते हैं जीटीएस सर्विस पर। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स रेट 12% थी। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी की रेट 12% थी, वो अब 18% हो गई है। हाँ, आरसीएम वाली टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, वो स्टिल 5% ही है। और बात करते हैं जो आपकी रेंटिंग सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल थी, ऐसा मोटर व्हीकल जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स है और अगर वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है, मतलब रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो वहां पर टैक्स रेट पहले 12% थी, लेकिन आपको पता है 12% वाली टैक्स रेट हट चुकी है, तो उसकी जगह 18% वाली टैक्स रेट लगेगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन आरसीएम अगर लगा इस केस में तो वहां पर आरसीएम अगर लगा तो 5% टैक्स रेट ही लगेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर है? अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी चार्ज करता है बिल के अंदर, तो फिर 12% के बजाय 18% टैक्स रेट हो गई है, क्योंकि 12% टैक्स रेट तो हट चुकी है। चलिए अब बात करते हैं, आपने सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 95 समझा। सेक्शन 95 क्या बोलता है? सीजीएसटी एक्ट का या एसजीएसटी एक्ट का सेक्शन 95 या यूटीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 75 या आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट का, ठीक है। तो उसमें जो सर्विसेज नोटिफाइड थी उस पे टैक्स ईसीओ को पे करना होगा। ईसीओ मैंने कहा था सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में मीडिएटर है और सेक्शन 95 में जो सर्विसेज नोटिफाइड होती है उन पर टैक्स देने की लायबिलिटी ईसीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की होती है, ठीक है। ऐसी सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज हमने पढ़ी थी। पहली थी आपकी हाउस कीपिंग की सर्विस, दूसरी आपकी होटल अकोमोडेशन की सर्विस, ये तो पहले से है, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस रेडियो टैक्सी वगैरह के द्वारा, लेकिन एक्सेप्ट ओमनी बस। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर ओमनी बस के द्वारा दी जाती है तो भी ईसीओ टैक्स पे करने के लिए लायबल है। और आपके जो रेस्टोरेंट सर्विस है उस पे भी ईसीओ टैक्स पे करने के लिए लायबल है। हमने देखा सेक्शन 95 में ये नोटिफाइड सर्विसेज है जहां पर सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को। पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन होगा? सप्लायर नहीं, ईसीओ। ईसीओ होगा पर्सन लायबल टू पे टैक्स। सेक्शन 95 में जो भी नोटिफाइड सर्विसेज है। अब इस लिस्ट में एक नई एंट्री ऐड हुई है, सर्विसेज और बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। जो लोकल डिलीवरी बॉय है वो सर्विस दे रहा है, वो जो डिलीवरी चार्ज लेगा, वो जो डिलीवरी चार्ज लेगा उस पे जीएसटी लगेगा। हाँ, लेकिन अगर वो डिलीवरी सर्विस दी जा रही है, लोकल डिलीवरी सर्विस दी जा रही है ईसीओ के थ्रू, अगर लोकल डिलीवरी सर्विस दी जा रही है ईसीओ के थ्रू, तो ईसीओ लायबल होगा। सेक्शन 95 में ये एक नई एंट्री और इंक्लूड कर दी गई है। अगर लोकल डिलीवरी सर्विस ईसीओ के थ्रू सप्लायर दे रहा है तो फिर ईसीओ उस लोकल डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी ईसीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की होगी, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर वो डिलीवरी पर्सन मतलब जो डिलीवरी सर्विस दे रहा है भले ईसीओ के थ्रू दे रहा है, लेकिन जो एक्चुअल सप्लायर है, डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी पर्सन है, अगर उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड करता है, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में उसका खुद का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड करता है, तो उस केस में तो वो डिलीवरी पर्सन मतलब एक्चुअल सप्लायर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो ये है एक्सेप्शन। हमने दो बातें डिस्कस की। प्राइमरली क्या बोला गया कि अगर डिलीवरी पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है ईसीओ के थ्रू, तो फिर
उस केस में प्राइमरली ईसीओ लायबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए इस डिलीवरी चार्ज का। लेकिन एक्सेप्शन, अगर उस डिलीवरी पर्सन यानी एक्चुअल सप्लायर का खुद का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड कर गया सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, तो उस केस में एक्चुअल सप्लायर यानी डिलीवरी पर्सन ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, लोकल विद इन सेम सिटी, लोकल डिलीवरी हो रही है विद इन सेम सिटी। आप एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स भेज रहे हैं तो लोकल डिलीवरी पर्सन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर ये ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहा है तो इस डिलीवरी चार्ज पर प्राइमरली ईसीओ लायबल है टैक्स देने के लिए। लेकिन अगर इस डिलीवरी पर्सन यानी सप्लायर का खुद का एक्चुअल टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड कर गया तो उस केस में ये डिलीवरी पर्सन यानी एक्चुअल सप्लायर ही इस डिलीवरी चार्ज पर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। Mr. Vansh is delivery partner engaged in providing local delivery services, ठीक है। अब किसकी डिलीवरी करता है, ये फूड और ग्रोसरी आइटम्स की विद इन अहमदाबाद सिटी, ठीक है। तो ये लोकल डिलीवरी सर्विस हुई, विद इन अहमदाबाद सिटी ही ये लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसने सर्विसेज सप्लाई की ईसीओ के थ्रू और ईसीओ का नाम है जेप्टो, ठीक है। और इसका टर्नओवर, किसका, मिस्टर वंश का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 17 लाख है। मतलब इसका मिस्टर वंश का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो इस केस में अपने डिलीवरी चार्ज पर मिस्टर वंश गवर्नमेंट को खुद जीएसटी पे करने के लिए लायबल होते। लेकिन इस केस में चूंकि मिस्टर वंश का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड नहीं हो रहा है तो ईसीओ लायबल होगा इस लोकल डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी पे करने के लिए। तो इस केस में चूंकि मिस्टर वंश को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, उनका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड ही नहीं हो रहा है, तो जेप्टो जो कि ईसीओ है वो इस लोकल डिलीवरी सर्विस का जीएसटी गवर्नमेंट को देने के लिए लायबल है। मतलब इस केस में ईसीओ लायबल है क्योंकि ये सर्विस गवर्नमेंट ने सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में नोटिफाई कर दी है, ठीक है। चलिए अब एग्जम्पशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स डिस्कस करते हैं। आपको पता है एग्जम्पशन चैप्टर में हमने काफी सारी सर्विसेज पढ़ी, उस पर एग्जम्पशन था। जैसे ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 12 या नोटिफिकेशन नंबर 9, उसकी एंट्री नंबर 18 एक थी, उसके अंदर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर बाय रोड दी जाती है या बाय इनलैंड वाटरवे दी जाती है, या तो बाय रोड दी जाती है या इनलैंड वाटरवे के थ्रू दी जाती है, तो फिर उस पर उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि ये सर्विस एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर ये सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर जीटीए के थ्रू दी जा रही है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के थ्रू दी जा रही है या कोरियर एजेंसी के थ्रू दी जा रही है, तो उस केस में जीएसटी लगेगा। क्यों, ये एक्सेप्शन में दे रखा है। तो जीटीए की सर्विस टैक्सेबल है, कोरियर एजेंसी की सर्विस टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन अगर अदर मोड्स से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है बाय रोड तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये पहले भी बातें थी, लेकिन अब यहां एक्सेप्शन डाला गया। एक्सेप्शन क्या लिखा गया कि ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा का जो ईसीओ दे रहा है या ईसीओ के थ्रू दिया जा रहा है लोकल डिलीवरी सर्विस, या तो ईसीओ खुद दे रहा है या लोकल डिलीवरी सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जा रही है, ठीक है। दो बातें देखिए, लोकल डिलीवरी सर्विस या तो ईसीओ खुद दे रहा है या ये लोकल डिलीवरी सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जा रही है। दोनों ही केसेस में देखिए ये लोकल डिलीवरी सर्विस बाय रोड दी जा रही है ना, तो कोई क्लेम कर सकता है कि ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है और बाय रोड दी जा रही है, तो इस लोकल डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऊपर ही यहां बोल दिया कि इस केस में तो प्राइमरली ईसीओ लायबल है, और फिर क्या बोला, अगर डिलीवरी पर्सन का खुद का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड हो गया तो फिर वो डिलीवरी पर्सन मतलब एक्चुअल सप्लायर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल है। मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट का इंटेंशन है लोकल डिलीवरी सर्विस के जो डिलीवरी चार्ज है उस पे जीएसटी लगाना है, ठीक है। इंटेंशन गवर्नमेंट का ये है। तो अब कोई आर्गुमेंट करेगा कि ये लोकल डिलीवरी सर्विस भी तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है और बाय रोड दी जा रही है, तो क्या ये एंट्री नंबर 18 का एग्जम्पशन
लोकल डिलीवरी सर्विस पे भी क्लेम किया जा सकता है क्या? नहीं, क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा यहां पर, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर लोकल डिलीवरी सर्विस दी जा रही है या तो ईसीओ खुद दे रहा है या ईसीओ के थ्रू दी जा रही है, तो उस केस में इस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक अमेंडमेंट और हुआ इसको लेकर, जीटीए की डेफिनेशन मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, देखिए जीटीए की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? जीटीए एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करता है बाय रोड और अपने कस्टमर को कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है। ठीक है, उसको हम बिल्टी या लॉरी रिसिप्ट इन जनरल बोल देते हैं। ठीक है, उसके अंदर कंसाइनमेंट नोट के अंदर क्या क्या डिटेल मेंशन होती है, नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर, नेम ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी ये होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल मतलब ट्रक का नंबर होता है, और जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है उस गुड्स की डिटेल होती है, और प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है मतलब ये गुड्स कहां से जा रहा है, कहां को जा रहा है, प्लेस ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन इस कंसाइनमेंट नोट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, और एक बात और दे रखी होती है कि इस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर जीएसटी कौन पे करेगा, कंसाइनर पे करेगा या कंसाइनी पे करेगा या जीटीए खुद पे करेगा। ठीक है, ये बात तो पहले भी थी, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन आगे से जो लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है वो नई लैंग्वेज ऐड हुई है, तो जीटीए पे ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब वो जो ईसीओ जिसके जो लोकल डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वो ईसीओ जिसके थ्रू लोकल डिलीवरी की सर्विस दी जा रही है, तो वो ईसीओ या तो जो खुद लोकल डिलीवरी की सर्विस दे रहा है या वो ईसीओ जिसके थ्रू लोकल डिलीवरी की सर्विस दी जा रही है, उस ईसीओ को जीटीए नहीं माना जाएगा। क्यों? वो कंसाइनमेंट नोट भी इशू नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जीटीए नहीं माना जाएगा। क्यों? जीटीए की सर्विस अलग से टैक्सेबल है ऊपर। ठीक है, और लोकल डिलीवरी की सर्विस पर तो प्राइमरली ईसीओ को लायबल बनाना था, इसलिए इस ईसीओ को जीटीए नहीं माना जाएगा। इसलिए जीटीए की डेफिनेशन से इस ईसीओ को एक्सक्लूड कर दिया गया। वो ईसीओ जो खुद लोकल डिलीवरी की सर्विस दे रहा है या वो ईसीओ जिसके थ्रू लोकल डिलीवरी की सर्विस दी जा रही है, दोनों ही टाइप के ईसीओ को जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं हम यहां पर। जेप्टो एक ईसीओ है, लोकल डिलीवरी की सर्विस दे रहा है फूड और ग्रोसरी आइटम्स की विद इन अहमदाबाद सिटी बाय रोड यूजिंग 2 व्हीलर्स। ठीक है, इस साल इन्होंने डिलीवरी दी है 10,000 ऑर्डर की और पर ऑर्डर इन्होंने 30 रुपीज कलेक्ट किया है, मतलब पूरे साल का कितना हुआ? 3 लाख हुआ, पूरे साल का 3 लाख हुआ। अब ये जो है ये कंसाइनमेंट नोट तो इशू करता नहीं है जेप्टो ईसीओ, ये कंसाइनमेंट नोट तो इशू करेगा नहीं क्योंकि ये तो जीटीए ही नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ही नहीं है। तो इस केस में जेप्टो ये एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भी तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूं और मैं बाय रोड दे रहा हूं और मैं तो जीटीए हूं नहीं। आपने जीटीए की सर्विस टैक्सेबल की है तो इसका मतलब मैं तो अदर हूं तो मेरी सर्विस एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, बट जेप्टो यानी ईसीओ ये एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, वो न तो जीटीए है न ही कोरियर एजेंसी है। ठीक है, लेकिन तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो लोकल डिलीवरी चार्ज लिया गया 3 लाख उस पे 18% की रेट से टैक्स लगेगा और जेप्टो यानी ईसीओ उस पर डिलीवरी चार्ज 3 लाख पर खुद जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। तो कुल मिलाकर ये जो जेप्टो है ईसीओ है ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम भी तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, बाय रोड दे रहे हैं और हम तो जीटीए है नहीं, तो ये एग्जम्पशन हमको मिलना चाहिए। तो ये ईसीओ यानी जेप्टो ये एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर ये एक तरीके से क्लैरिफिकेटरी नेचर का है क्योंकि गवर्नमेंट इस केस में तो पहले ही इंतजाम कर चुकी थी कि इस सर्विस पर टैक्स देने के लिए लायबल ईसीओ है, लेकिन अगर जो डिलीवरी पर्सन है, एक्चुअल सप्लायर है, अगर उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से एक्सीड हो गया तो फिर वही एक्चुअल सप्लायर उस केस में टैक्स देने के लायबल होगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन इसको टैक्सेबल बनाना था, इसलिए एग्जम्पशन की इस बात को एग्जम्पशन से एक्सक्लूड किया गया, मतलब इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया, एग्जम्पशन के एक्सेप्शन में डाल दिया, मतलब ये तो टैक्सेबल ही रहेगा, इस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इंश्योरेंस सर्विसेज को लेकर 2
एंट्रीज नई ऐड हुई है। एंट्री नंबर 36C, एंट्री नंबर 36C ऐड हुई है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो लाइफ इंश्योरेंस सर्विस देने का प्रीमियम चार्ज करती है, तो उस पे जीएसटी से एग्जम्पशन हो गया है। ठीक है, तो एग्जम्पशन किस केस में होगा? प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और टू द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर। अगर पॉलिसी होल्डर ग्रुप नहीं है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जम्पशन कब मिलेगा? अगर इंश्योर्ड पर्सन ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये एग्जम्पशन किस केस में मिलेगा? एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। किस केस में मिलेगा? ध्यान से सुनिए। अगर ये इंश्योर्ड पर्सन इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल प्लस उसकी फैमिली है। इसका मतलब जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पहले एग्जम्पशन नहीं मिलता था, लेकिन अब एग्जेम्प्ट है। दूसरा, आपने पूरी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसके प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो फैमिली के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या अपने फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी अब एग्जेम्प्ट हो गया है। और फैमिली की डेफिनेशन पता है यहां पर क्या लिखी गई कि ऑल इंडिविजुअल्स इंश्योर्ड एज फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। और फैमिली का मतलब क्या? जैसे फादर, मदर, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, ये सब फैमिली में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब सेम एग्जम्पशन हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस पे भी दिया गया। इसके लिए एंट्री नंबर 36D ऐड की गई। तो इसमें क्या बोला गया? हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस है। देखो ऊपर तो क्या बोला? लाइफ इंश्योरेंस सर्विस है। अब बोल रहे हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस के प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर ये सर्विस कौन दे रहा है? बाय इंश्योरर, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। और किसको ये सर्विस दी जा रही है? टू द इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर, जिसको ये इंश्योरेंस सर्विस दी गई है। अगर वो ग्रुप नहीं है, अगर वो इंश्योर्ड पर्सन यानी पॉलिसी होल्डर ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये बात ऊपर भी एंट्री नंबर 36C में भी आई और 36D में भी आई कि वो जो इंश्योर्ड पर्सन है ग्रुप नहीं होना चाहिए, बट हाँ फैमिली चलेगी। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल खुद का या फैमिली का, यहां पे भी बोल रहे इंडिविजुअल खुद का इंश्योरेंस पॉलिसी ली या फैमिली के लिए ली तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, और फैमिली की डेफिनेशन अगेन सेम जैसे ऊपर एंट्री नंबर 36C में दी गई। और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस क्या? हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की भी डेफिनेशन दे दी गई। वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, पहले भी यही डेफिनेशन थी और नॉर्मल पब्लिक की भी अंडरस्टैंडिंग यही थी, बट गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की डेफिनेशन भी दे दी। क्या बोला? जिसमें सिकनेस बेनिफिट मिलता है या मेडिकल, सर्जिकल या हॉस्पिटल के खर्चों का रीइंबर्समेंट मिलता है, क्लेम मिलता है। ठीक है, चाहे इन पेशेंट यानी हॉस्पिटल में एडमिट होके क्लेम लेते हैं या आउट पेशेंट मतलब सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। ट्रेवल कवर और कुछ केसेस में पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी इंक्लूड होता है। तो अगर ये सब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है तो इसे हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस माना जाएगा। और इसका जो प्रीमियम चार्ज होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो पॉलिसी इंडिविजुअल ने ली है या फैमिली के नाम से ली है। ठीक है, तो इस केस में एग्जम्पशन हो गया। दो बातें हमने डिस्कस की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा, एंट्री नंबर 36C, और एंट्री नंबर 36D क्या? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो इंडिविजुअल ने ली है या अपने फैमिली के लिए ली है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मिस्टर जतिन है, एक इंडिविजुअल है, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फ्रॉम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से। किसके लिए ली है? हिमसेल्फ, स्पाउस, 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, मतलब पूरी फैमिली के लिए ली है और इसका फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये पे कर रहे हैं 50,000। इस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रुप की भी ली है और उसके अंदर पता है इनके यहां 10 ऑफिस एम्प्लॉइज है और 50 फैक्ट्री वर्कर्स है। इनका इन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा दी और इसका ये प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 लाख। देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो पहला 50,000 इस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? ये तो फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है। लेकिन ये जो 5 लाख है इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि क्लियर लिखा है कि
अदर देन अगर इंश्योर्ड ग्रुप नहीं होना चाहिए तो एग्जम्पशन मिलेगा, और अगर ग्रुप है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये तो ग्रुप की हो गई, ये तो ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम है 5 लाख, इस पे तो जीएसटी लगेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में यहां क्लियर हो गया, 50,000 पे तो एग्जम्पशन मिलेगा, उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर एग्जम्पशन रहेगा। लेकिन जो ग्रुप है, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख चार्ज किया गया है, उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब अगर इसके रेस्पेक्ट में जो एंट्री नंबर 36C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की गई और 36D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की गई, अगर इनका री इंश्योरेंस होता है, अगर इनका री इंश्योरेंस होता है, तो उसके लिए 36E एंट्री ऐड हुई है, तो उस री इंश्योरेंस सर्विस के भी प्रीमियम पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सी एंट्री, सेक्शन 36C और 36D, इनका जो री इंश्योरेंस होगा उस पे एंट्री नंबर 36E के अंदर भी जो प्रीमियम चार्ज होगा, री इंश्योरेंस प्रीमियम, उस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब ग्रुप की डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, ग्रुप की भी डेफिनेशन दे दी गई। क्या बोला गया ऊपर कि ग्रुप के लिए अगर इंश्योरेंस होता है, उसका प्रीमियम लगता है, उस पे तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, उस पे तो जीएसटी लगेगा। लेकिन फैमिली के लिए तो फैमिली को ग्रुप नहीं माना जाएगा, फैमिली इंश्योरेंस पर तो प्रीमियम पे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, अब ग्रुप किसको बोलेंगे, ग्रुप की डेफिनेशन आपको दी जा रही है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। क्या बोला गया, ग्रुप मींस, ग्रुप मींस लिखा होता है, मतलब वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। इसमें क्या बोला गया, ग्रुप जो किसी कॉमन पर्पस के लिए एंगेज होता है, या तो कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एंगेज होता है, या तो कॉमन पर्पस के लिए या कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ग्रुप एंगेज होता है। ठीक है, इंश्योरेंस के अलावा, इंश्योरेंस के अलावा, और इसमें ग्रुप के अंदर इंक्लूड होगा। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन आ रही है, क्या बोल रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ग्रुप है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस करवाता है, तो इसको ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप बोलेंगे तो फिर इसके प्रीमियम पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ग्रुप इंश्योरेंस करवाता है, तो ग्रुप इंश्योरेंस करवाता है, जैसे एम्प्लॉई का ग्रुप इंश्योरेंस हुआ या वर्कमैन कंपनसेशन ग्रुप इंश्योरेंस हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी लेते हैं ना, तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और टैक्सेबल केस होगा। ठीक है, और कोई नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप है, जैसे ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर होते हैं, वो अपना ट्रेड यूनियन बनाने के बाद इंश्योरेंस करवा लेते हैं पूरे ग्रुप का, या जॉइंट वेंचर बनता है कभी, तो उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं होता उनके मेंबर्स के अंदर, तो उस जॉइंट वेंचर जो ग्रुप है उसका इंश्योरेंस करवा लिया जाता है, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उस पे तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि क्लियर बोल दिया गया कि फैमिली के अलावा और कोई ग्रुप है तो उसके इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो जीएसटी लगेगा। तो शॉर्ट में ध्यान रखो आप, इंडिविजुअल पॉलिसी है तो प्रीमियम पे जीएसटी एग्जेम्प्ट, या फैमिली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके भी प्रीमियम पर जीएसटी एग्जेम्प्ट। लेकिन फैमिली के अलावा और कोई ग्रुप है तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, चाहे लाइफ इंश्योरेंस चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, उसका जो भी प्रीमियम होगा उस पे तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में। आपको पता है एक सेक्शन 12(4) होता था गुड्स के लिए, और सर्विस के लिए 13(4) होता था वाउचर्स के लिए। ठीक है, वाउचर वाला सिस्टम ध्यान है आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, वो दोनों सेक्शन यानी 12(4) गुड्स वाला और सर्विसेज वाला 13(4) वाउचर वाला पॉइंट हट चुका है। ठीक है, तो अब ये जो टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर के लिए हम जो डिटरमाइन करते थे वो हट चुके हैं। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब एक्चुअल सप्लाई होगी गुड्स और सर्विस की। ठीक है, ना कि वाउचर इशू करते वक्त आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाउचर वाला पूरा जो पॉइंट है वो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से हट चुका है, डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलर्ट हो जाना। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिस्काउंट को लेकर बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। ये सर्कुलर इशू हुआ है, सीबीआईसी ने इशू किया है ये सर्कुलर डिस्काउंट को लेकर। आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट यहां पर गवर्नमेंट ने सर्कुलर में डिस्कस किया है। ठीक है,
कई लोगों को ये बोल सकते सर समझ में नहीं आया, तो इसलिए पहले अलर्ट कर रहा हूं, मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो बहुत ढंग से समझना, ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट है, ढंग से समझना। चलिए मैंने आपको अलर्ट कर दिया है, और अगर आपने अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है तो पहले ही इसको नॉर्मल कर लेना, ठीक है। इस डिस्काउंट वाले पॉइंट को स्पीड बढ़ा के मत समझना, पहले ही बता रहा हूं। चलिए अब हमने जब वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 समझा था। ध्यान रखना, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें हमने डिस्काउंट के दो टाइप समझे थे। एक तो इनवॉइस जो डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर ही रिकॉर्डेड है, एक डिस्काउंट जो इनवॉइस के अंदर ही रिकॉर्डेड है, डिस्प्ले हो रहा है इनवॉइस के अंदर ही, और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे दिया गया, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है, उस डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगता है। एक डिस्काउंट वो है। दूसरा डिस्काउंट, ढंग से समझना, दूसरा डिस्काउंट हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, जो सप्लाई हो जाने के बाद दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, उस डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, ठीक है, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में वो जो सेकंड टाइप वाला डिस्काउंट था जो सप्लाई के बाद दिया जा रहा है, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, वो इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, वो सप्लाई के बाद दिया जा रहा है इसलिए इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन वो डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट था, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में वो डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट था, और उस डिस्काउंट को पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए फिर सप्लायर रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इश्यू कर दे, और सप्लायर अपना आउटपुट टैक्स कम कर दे, डिस्काउंट पे जो भी टैक्स बनता है अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोपोर्शनेटली कम कर ले और अपना आउटपुट टैक्स भी कम कर ले, ठीक है। और उधर रेसिपिएंट उस डिस्काउंट पर जो टैक्स बनता है उसकी आईटीसी जो रेसिपिएंट ने ले ली है वो उसको रिवर्स कर ले। दो बातें डिस्काउंट को लेकर, दो बातें। देखो, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट, आज हम डिफरेंस समझने वाले हैं कि क्रेडिट नोट जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जीएसटी वाला क्रेडिट नोट, एक दूसरा होता है फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट, ठीक है। तो जीएसटी वाला जो क्रेडिट नोट होता है वो सेक्शन डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में दिया गया है अगर, तो वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की कंडीशंस को फुलफिल करता है। कैसे, मैं पहले एग्जांपल से आपको बता देता हूं। अभी मैंने ये सर्कुलर स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, मैं आपको पहले सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जाता है, सप्लायर रेसिपिएंट को जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू करता है, वो कैसे होता है पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस सर्कुलर को समझेंगे। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि जीएसटी का क्रेडिट नोट कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम जीएसटी के क्रेडिट नोट को समझते हैं। जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, इसने अपने डीलर को माल दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई है, 18,000 जीएसटी लगा के इन्होंने 1,18,000 की इनवॉइस वैल्यू से बिल इशू किया, ठीक है। बाद में 10,000 का क्रेडिट नोट दिया, ठीक है, और 1,800 रुपए उस पर जीएसटी लगाया और 11,800 का टोटल क्रेडिट नोट दे दिया, ठीक है। तो इस केस में जो 1,800 रुपए है, ये मतलब डिस्काउंट के ऊपर वाला टैक्स, ये 10,000 क्या है, ये 10,000 जो है ना ये डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में क्रेडिट नोट इशू किया जा रहा है, तो इस डिस्काउंट पर जो टैक्स बनता है 1,800 रुपए, ठीक है। ये रेसिपिएंट डीलर इसकी आईटीसी रिवर्स करे, ठीक है। मतलब डीलर कितनी आईटीसी ले, उसने पहले ओरिजिनली 18,000 की आईटीसी ले ली थी, अब 18,000 की आईटीसी में से वो 1,800 की आईटीसी रिवर्स कर ले, ठीक है। इसका मतलब डीलर नेट कितनी आईटीसी क्लेम करे, डीलर कितनी आईटीसी क्लेम करे, 18,000 माइनस 1,800, इसका मतलब डीलर उस केस में 16,200 की आईटीसी क्लेम करे, यानी 1,800 की आईटीसी डीलर रिवर्स करे। और इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर की ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी, उस केस में 90,000 मानी जाएगी, और मैन्युफैक्चरर इस पर 90,000 पर जीएसटी देने के लिए लायबल है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है पहले हम समझते हैं। नॉर्मली ये होता है मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी का ओरिजिनल बिल इशू कर दिया, बाद में
मैन्युफैक्चरर डीलर से बात करता है कि मैं तुमको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं अगर तुमको जीएसटी का इनवॉइस दूं, क्यों जीएसटी का इनवॉइस कब दिया जा सकता है? क्रेडिट नोट जीएसटी का मैं तुमको क्रेडिट नोट दूंगा डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में 10,000 का, क्रेडिट नोट दूंगा डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में 10,000 का। ठीक है, तो अगर ये डिस्काउंट सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की कंडीशंस फुलफिल करता है, ये डिस्काउंट देने का मैन्युफैक्चरर और डीलर में पहले से एग्रीमेंट था, प्लस ये डिस्काउंट एक किसी पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक किया जा सकता है, और इधर रेसिपिएंट इस डिस्काउंट की आईटीसी रिवर्स कर दे, तो मैन्युफैक्चरर फिर 90,000 पर ही जीएसटी देने के लिए लायबल होगा। क्यों? ये जीएसटी का क्रेडिट नोट है डिस्काउंट का, ये जीएसटी का क्रेडिट नोट है डिस्काउंट का। ठीक है, लेकिन तो इस केस में तो 90,000 पे जीएसटी देगा मैन्युफैक्चरर, लेकिन अब हम समझने जा रहे हैं कि एक तो हमने समझा जीएसटी का क्रेडिट नोट डिस्काउंट के लिए, अब हम समझने जा रहे हैं डिस्काउंट के लिए अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट देता है, मतलब ये क्रेडिट नोट फाइनेंशियल और कमर्शियल इन नेचर है, तो अब आप बोलोगे सर ये जीएसटी का क्रेडिट नोट तो हमको समझ आ गया कि ये जो क्रेडिट नोट आपने इधर बनाया, ये क्रेडिट नोट हमें समझ आ गया। ठीक है, ये तो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में ऑलरेडी समझ लिया था कि रेसिपिएंट 1800 की आईटीसी रिवर्स कर दे, तो इधर मैन्युफैक्चरर को 90,000 पर जीएसटी कितना देना पड़ेगा? 16,200, और उधर डीलर रेसिपिएंट भी 16,200 की है आईटीसी क्लेम करवाएगा। सर ये तो हमको पता है, ये जीएसटी का क्रेडिट नोट है डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब आज तो आप नई बात बता रहे हो सर कि क्रेडिट नोट जो डिस्काउंट का होता है वो फाइनेंशियल और कमर्शियल इन नेचर भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल और कमर्शियल इन नेचर भी हो सकता है। तो सर जीएसटी के क्रेडिट नोट और ऐसे फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट में डिफरेंस क्या है? तो सुनिए, ध्यान से सुनना, जो फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट होगा उसके अंदर 1800 रुपए का रेफरेंस नहीं आएगा। फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट जब मैन्युफैक्चरर डीलर को इश्यू करेगा तो उस क्रेडिट नोट के अंदर वो जीएसटी का रेफरेंस इंक्लूड नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरर का कहना है मैं डीलर को ऐसे ही 10,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, मैं पूरे 1 लाख पर जीएसटी ऑलरेडी दे चुका हूं। मैन्युफैक्चरर का क्या आर्गुमेंट है? मैं पूरे 1 लाख पर जीएसटी 18,000 दे चुका हूं। अब बाद में मेरी सोच हुई कि सप्लाई के बाद मैं पोस्ट सप्लाई ये डिस्काउंट दे रहा हूं डीलर को और 10,000 का दे रहा हूं, और इसके अंदर मैं जीएसटी का कोई स्पेसिफिक रेफरेंस दे नहीं रहा हूं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में अगर मैन्युफैक्चरर यानी सप्लायर डीलर यानी रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट देता है और वो क्रेडिट नोट फाइनेंशियल और कमर्शियल नेचर का है, तो इस सिचुएशन में जीएसटी कितनी वैल्यू पर लगेगा? क्या मैन्युफैक्चरर को इस केस में भी 90,000 पर इफेक्टिवली जीएसटी देना पड़ेगा या 1 लाख पर देना पड़ेगा? तो अब आप बोलोगे सर इस केस में तो फिर 1 लाख पर ही जीएसटी देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन आया यहां पर कि अगर सप्लायर फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू करता है और वो जीएसटी का क्रेडिट नोट नहीं है, क्योंकि जीएसटी का क्रेडिट नोट तो वो होता है जो अगर डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की कंडीशंस फुलफिल करे, वो होता है जीएसटी का क्रेडिट नोट। बट इस इनवॉइस के अंदर तो इस क्रेडिट नोट के अंदर तो जीएसटी का रेफरेंस ही नहीं आया। तो इस केस के अंदर सप्लायर को अपनी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 से कम करना नहीं दिया जाएगा और उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी 18,000 ही रहेगी। ठीक है, तो इस केस में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख ही रहेगी, 90,000 नहीं रहेगी। तो मैन्युफैक्चरर को पूरे 1 लाख पे जीएसटी देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर को पूरे 1 लाख पर जीएसटी लगेगा, 18,000, 90,000 पर नहीं। ठीक है, तो अब इधर रेसिपिएंट भी जो है वो पूरी आईटीसी लेगा 18,000 की और वो 1800 की आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में जो डीलर है रेसिपिएंट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैन्युफैक्चरर ने इनवॉइस इशू किया है पूरी 18,000 की क्रेडिट उसको मिल जाएगी, उसको 1800 की आईटीसी रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी। वो 1800 जो हमने यहां समझा था, अब ये 1800 इस बिल के अंदर है ही, इस क्रेडिट नोट के अंदर है ही नहीं,
तो इधर डीलर ये 1800 की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स नहीं करेगा। मतलब इधर सप्लायर के एंगल से सोचो, सप्लायर आप अपनी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 से कम नहीं कर पाओगे, आपको पूरे 1 लाख पर आउटपुट टैक्स देना होगा। सप्लायर के एंगल से बात कंप्लीट। अब रेसिपिएंट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरे 18,000 की मिलेगी, आपको उस 18,000 में से 1800 रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आया कि अगर जीएसटी का वो क्रेडिट नोट नहीं है डिस्काउंट का, अगर वो डिस्काउंट का क्रेडिट नोट फाइनेंशियल और कमर्शियल नेचर का है, उस क्रेडिट नोट के अंदर जीएसटी का रेफरेंस ही नहीं आया, तो उस केस में सप्लायर को पूरी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी देना होगा और उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कम नहीं होगी। ठीक है, मतलब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको 10,000 से कम करनी नहीं दी जाएगी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसकी 1800 रुपए से कम नहीं होगी। ठीक है, मतलब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख पे जीएसटी लगेगा पूरा 18,000 सप्लायर के एंगल से। तो ये इधर रेसिपिएंट जो है ना, वो 1800 की आईटीसी जो डिस्काउंट के ऊपर थी, 10,000 का डिस्काउंट था, उस पर 1800 की आईटीसी थी, वो रेसिपिएंट डीलर को रिवर्स नहीं करनी है। ठीक है, अगर ये डिस्काउंट का क्रेडिट नोट फाइनेंशियल और कमर्शियल इन नेचर है। तो यहां पे मैंने हर बात को एग्जांपल से दे रखा है। यहां पर सुप्रीम लिमिटेड है, वो मिस्टर राम को वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख का गुड सप्लाई कर रहे हैं और उस पर जीएसटी 18% चार्ज कर रहे हैं, मतलब इनवॉइस वैल्यू 1,18,000 है। सब्सिक्वेंटली सुप्रीम लिमिटेड ने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया, उसका उन्होंने कमर्शियल नोट इशू किया। ठीक है, कमर्शियल नोट इशू किया मतलब क्या, इस क्रेडिट नोट के अंदर जीएसटी का रेफरेंस नहीं है। ठीक है, वो 10,000 कर दिया राम को। क्यों दिया ये डिस्काउंट, 10,000 क्यों दिया? ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट ड्यू टू अर्ली पेमेंट, मतलब मिस्टर राम सुप्रीम लिमिटेड को अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम लिमिटेड मिस्टर राम को डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कमर्शियल और ये जो क्रेडिट नोट है वो कमर्शियल और फाइनेंशियल नेचर का है, इसके अंदर जीएसटी का रेफरेंस है ही नहीं। तो इस केस में सुप्रीम लिमिटेड कैन नॉट रिड्यूस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो 1 लाख में से 10,000 कम नहीं कर पाएंगे। मतलब इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू 90,000 नहीं मानी जाएगी, पूरी 1 लाख मानी जाएगी। और अपना आउटपुट टैक्स भी सुप्रीम लिमिटेड यानी सप्लायर 1800 से कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 से कम नहीं कर पाएंगे और आउटपुट टैक्स 1800 से कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इधर राम को रेसिपिएंट को भी 1800 की आईटीसी रिवर्स नहीं करनी है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझ आ गया होगा। चलिए अब केस नंबर 2 अब अच्छे से समझना, यहां पे भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को दे रहा है। ठीक है, तो अब सुनिए, ये केस नंबर 2 पढ़ने से पहले आपको कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। कंसीडरेशन की डेफिनेशन आपको मिलेगी सप्लाई चैप्टर के अंदर, कंसीडरेशन की डेफिनेशन है। तो कंसीडरेशन मॉनेटरी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी हो सकता है, या अगर इंड्यूसमेंट किया जा रहा है। कंसीडरेशन की डेफिनेशन में देखना एक वर्ड यूज हुआ है, इंड्यूसमेंट, फॉर फर्दर सप्लाई। अगर इंड्यूसमेंट किया जा रहा है फर्दर सप्लाई के लिए, एक मैन्युफैक्चरर है अपने डीलर को फर्दर सप्लाई के लिए इंड्यूस करना चाहता है, उकसाना चाहता है, तो उसको कंसीडरेशन माना जाएगा कंसीडरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से। अब इशू अराइज होता है कि मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को डिस्काउंट दे रहा है, क्या फर्दर सप्लाई के लिए एनकरेज करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए दे रहा है क्या? अगर इंड्यूस करने के लिए वो ये डिस्काउंट दे रहा है तो फिर ये कंसीडरेशन हो गया, तो ये डिस्काउंट पे जीएसटी लगेगा ही। ठीक है, तो ये इशू अराइज हुआ कि इस केस में डिस्काउंट यानी जो 10,000 है, अपने एग्जांपल के हिसाब से डिस्काउंट कितना है, 10,000 है ना, तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख मानी जाए या 90,000 मानी जाए। ठीक है, इशू ये है। तो सुनिए, दोबारा सुनिए, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ब्लैंक माइंड करके बात को समझना। ठीक है, अभी तक जो भी बातें बोली है एक बार भूल जाना, नए सिरे से समझना इस केस नंबर 2 को। लेकिन केस नंबर 2 को समझने से पहले आपको कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कंसीडरेशन के अंदर दे रखा है, कंसीडरेशन इंक्लूड्स इंड्यूसमेंट फॉर फर्दर सप्लाई। अगर फर्दर सप्लाई के लिए इंड्यूस किया जा रहा है तो वो कंसीडरेशन माना जाता है, कंसीडरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से। अब सुनिए एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। केस नंबर 2 देखिए, पहला वाला जो था ना केस नंबर 1 को इस तरीके से देखो।
देखिए, अगर वो जीएसटी का क्रेडिट नोट है, अगर वो जीएसटी का क्रेडिट नोट है तो मैन्युफैक्चरर के एंगल से वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा? 90,000। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट है तो मैन्युफैक्चरर के एंगल से कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? पूरा 1 लाख। ठीक है, तो इस दो केस हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हमने केस नंबर 1 में। क्या कि अगर वो जीएसटी का क्रेडिट नोट है तो मैन्युफैक्चरर यानी सप्लायर का कंसीडरेशन 90,000 ही माना जाएगा, उसकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू में से डिस्काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू में से डिस्काउंट कम हो जाएगा और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 18,000 माइनस 1800 मतलब 16,200 अगर वो जीएसटी का क्रेडिट नोट है तो। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट है तो उस सिचुएशन में जीएसटी का रेफरेंस तो आया ही नहीं इस फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट के अंदर, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर को पूरे 1 लाख कंसीडरेशन माना जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख मानी जाएगी मैन्युफैक्चरर के एंगल से। ठीक है, तो केस नंबर 1 हम कंक्लूड करते हैं, अगर जीएसटी का क्रेडिट नोट है तो मैन्युफैक्चरर 90,000 पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट है डिस्काउंट का 10,000 का, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर पूरे 1 लाख पर जीएसटी देने के लिए लायबल है। ये तो अभी सिर्फ केस नंबर 1 की बात कंप्लीट हुई। अब केस नंबर 2 समझते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरर है, केस नंबर 2 समझते हैं। मैन्युफैक्चरर है, डीलर को गुड सप्लाई किया 1 लाख का और वो डीलर आगे कस्टमर को 1,25,000 में बेचेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर को डिस्काउंटेड प्राइस पर गुड्स की सप्लाई करता है कि मैं तुमको 1 लाख में दूंगा, तुम आगे कस्टमर को 1.25 लाख में बेचना। ऐसा ही होता है। ठीक है, अब सुनिए, मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख के वैल्यू की गुड्स की सप्लाई करने के बाद डीलर को बोला कि मैं तुमको डिस्काउंट देता हूं 10,000 का, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। ठीक है, अब ये डिस्काउंट बाद में दिया गया, तो अब इस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर की ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? मैन्युफैक्चरर कितने पे जीएसटी देने के लिए लायबल है? 1 लाख पर या 90,000 पर? तो मैन्युफैक्चरर का कंसीडरेशन 90,000 माना जाएगा और इस पर टैक्स मैन्युफैक्चरर देगा। ठीक है, तो सुनिए ये बात, सुनिए यहां पर पोस्ट सेल डिस्काउंट है, मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसीडरेशन, ये 10,000 कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर ये दिया जा रहा है एज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, अगर ये दिया जा रहा है इंड्यूसमेंट ऑफ फर्दर सप्लाई डीलर को दिया जा रहा है, तो ये तो सेल बूस्ट करने के लिए दिया जा रहा है ना डिस्काउंट। ये मैन्युफैक्चरर डीलर को डिस्काउंट क्यों दे रहा है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, ये क्यों दे रहा है? ताकि डीलर सेल बूस्ट करे, सेल इंक्रीज करे। ठीक है, और ये उसकी सेल प्राइस में से कम हो जाएगा और इसके बदले में, इस डिस्काउंट के बदले में डीलर मैन्युफैक्चरर को कोई इंडिपेंडेंट सर्विस नहीं दे रहा है। क्या डीलर मैन्युफैक्चरर को कोई अलग से और कोई सर्विस दे रहा है क्या, जिसके बदले में उसको ये डिस्काउंट मिल रहा है? नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? देखो, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को गुड्स बेच दिया, डीलर आगे सेल करता है। अब डीलर आगे सेल करे नहीं करे इससे मैन्युफैक्चरर को कोई मतलब नहीं होता है। तो ये इस केस में दो इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन है। पहला सेल ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरर टू डीलर है, दूसरा सेल ट्रांजैक्शन डीलर टू कस्टमर है, तो दो इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो डीलर गुड्स की ओनरशिप ले लेता है, वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करता है और बाद में एंड कंज्यूमर को बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हुआ है। तो इस केस में ये जो डिस्काउंट दिया गया है ये कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, डिस्काउंट कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, तो कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? मैन्युफैक्चरर ने डीलर को जो सप्लाई दी है उस सप्लाई का कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? ठीक है, ये डिस्काउंट कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, तो ये लेस हो जाएगा, 1 लाख में से ये डिस्काउंट लेस हो जाएगा क्योंकि इस 10,000 के डिस्काउंट को कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं माना जाएगा कि मैन्युफैक्चरर चाहता है सेलर को डीलर को फर्दर सप्लाई के लिए, फर्दर और सेल के लिए एनकरेज करने के लिए, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो ये लेस हो जाएगा, मतलब ये डिस्काउंट कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो अगर ये डिस्काउंट कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा तो मैन्युफैक्चरर की वैल्यू क्या मानी जाएगी? मैन्युफैक्चरर का
कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? 90,000। मैन्युफैक्चरर 90,000 पे जीएसटी देने के लिए लायबल होगा, ना कि 1 लाख पर। 1 लाख पे नहीं होगा लायबल, वो 90,000 पर ही जीएसटी देने के लिए लायबल होगा। ठीक है, मतलब ये डिस्काउंट कंसीडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो 1 लाख में से 10,000 डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो कंसीडरेशन 90,000 माना जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात और समझते हैं, एक बात और दे रखी है, ध्यान से समझना, टेक्निकल इश्यूज है, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एग्जांपल से बात कर रहा हूं यहां पर। हाउएवर, अब हाउएवर लिख के एक्सेप्शन बताएंगे। मैन्युफैक्चरर का एग्रीमेंट था किसके साथ? एंड कस्टमर के साथ। मैन्युफैक्चरर का डीलर के साथ एग्रीमेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरर का एंड कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ एग्रीमेंट है कि मैं सप्लाई करूंगा कस्टमर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो मैन्युफैक्चरर का एंड कंज्यूमर के साथ एग्रीमेंट है कि मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे सप्लाई करूंगा। अब इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर दिया डीलर को, ठीक है, ताकि डीलर डिस्काउंटेड प्राइस पर एंड कंज्यूमर को गुड्स की सप्लाई कर सके। क्यों? मैन्युफैक्चरर ने एंड कंज्यूमर के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि कंज्यूमर मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ही सप्लाई करूंगा। अब इस वजह से मैन्युफैक्चरर बाउंड है कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे सप्लाई करने के लिए, इसलिए मैन्युफैक्चरर ने डीलर को डिस्काउंट दिया, क्योंकि डीलर आगे एंड कंज्यूमर को डिस्काउंटेड प्राइस पर सप्लाई करने के लिए बाउंड है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर का कहना है डीलर मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा, लेकिन ये डिस्काउंट एंड कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर डीलर से क्या बोल रहा है कि मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा 10,000, लेकिन ये डिस्काउंट का बेनिफिट एंड कंज्यूमर को मिलना चाहिए। कारण मैन्युफैक्चरर का कहना है मेरा डिस्काउंट देने का एग्रीमेंट है एंड कंज्यूमर के को, तो उस केस में क्या होगा? ये डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा या नहीं? मतलब इस केस में मैन्युफैक्चरर को जीएसटी 90,000 पे देना है या 1 लाख पे देना है? इशू ये है। अब इस केस में मैन्युफैक्चरर ने कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है, ताकि डीलर एंड कंज्यूमर को डिस्काउंटेड प्राइस पर गुड्स दे सके। तो इस केस में ये जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया है वो इंक्लूड होगा ओवरऑल कंसीडरेशन में, क्योंकि इससे इंड्यूसमेंट टुवर्ड्स सप्लाई माना जाएगा। जो डीलर कस्टमर को सप्लाई दे रहा है उसका इंड्यूसमेंट करने के लिए कंसीडरेशन माना जाएगा इस डिस्काउंट को। तो इस केस में 90,000 और डिस्काउंट को भी कंसीडरेशन माना जाएगा, तो 90,000 प्लस 10,000 1 लाख पर पूरे पर मैन्युफैक्चरर जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। इसका मतलब इस केस में ये डिस्काउंट इंक्लूड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड नहीं होगा। तो पहले केस, ये जो पहला केस था ये अलग बात है और ये वाला केस है अलग बात है। इस केस में, पहले वाले केस में तो 90,000 पर मैन्युफैक्चरर जीएसटी देगा, लेकिन इस दूसरे केस में मैन्युफैक्चरर पूरे 1 लाख पर जीएसटी देने के लिए लायबल होगा। चलिए इसको यहां मैंने एग्जांपल से दे रखा है। अगर मैन्युफैक्चरर केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर 2 का भी हम हाउएवर वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर डीलर को 1 लाख पे सप्लाई कर दी और ये कस्टमर को आगे 1.25 लाख पे देना था, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने अब बोला कि मैं तुमको 10,000 डिस्काउंट देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि तुमको ये डिस्काउंट कस्टमर को भी देना है, तुमको ये डिस्काउंट कस्टमर को भी देना है। मैं तुमको जो डिस्काउंट दे रहा हूं वो कस्टमर एंड कंज्यूमर को भी पास ऑन होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम नहीं होगा और मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख मानी जाएगी और उस 1 लाख पर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, चलिए अब ये बात हमने एग्जांपल के थ्रू दे रखी है। यहां पर अगर सुप्रीम लिमिटेड है, वो सप्लायर है, रेसिपिएंट है मिस्टर राम, 1 लाख का गुड सप्लाई किया, जीएसटी की रेट 18%, तो इनवॉइस वैल्यू हो गई 1,18,000। सब्सिक्वेंटली बाद में सप्लाई होने के बाद, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया सुप्रीम लिमिटेड ने 10,000 का। अगर ये डिस्काउंट डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए और कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा है, डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए और कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा है, डीलर मैन्युफैक्चरर को और कोई सर्विस नहीं दे रहा है, तो ये डिस्काउंट पार्ट ऑफ कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। मतलब इस केस में मैन्युफैक्चरर को 90,000 पर जीएसटी देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को 90,000 पर जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा केस वो हाउएवर वाला, अगर ये डिस्काउंट
के लिए मैन्युफैक्चरर ने एंड कंज्यूमर के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, एंड कंज्यूमर के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि तुमको तो डिस्काउंटेड प्राइस पर मैं अपने डीलर से गुड्स की सप्लाई कराऊंगा। मैन्युफैक्चरर ने एग्रीमेंट कर लिया किसके साथ? एंड कंज्यूमर के साथ, कि मेरा डीलर है उससे मैं तुमको डिस्काउंटेड प्राइस पर गुड्स की सप्लाई कराऊंगा। तो उस केस में इससे इस डिस्काउंट को कंसीडरेशन फॉर इंड्यूसमेंट माना जाएगा और ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? वो जो डीलर को सप्लाई दे रहा है, मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई वो जो डीलर को दे रहा है वो 1 लाख मानी जाएगी। मैन्युफैक्चरर 1 लाख पर जीएसटी देने के लिए लायबल है। ठीक है, तो इस केस में मैन्युफैक्चरर पूरे 1 लाख पर जीएसटी देने के लिए लायबल है। समझे बात? चलिए अब केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है। ठीक है, मतलब इशू यही है, बट अब उस इशू को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, मतलब एक अलग ही चश्मा पहनकर देखा जा रहा है, एक अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ये डीलर को डिस्काउंट क्यों दे रहा है। अगर मैन्युफैक्चरर ये डीलर को डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि वो डीलर से अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी करवाना चाहता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर डीलर को ये डिस्काउंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर चाहता है कि डीलर इस प्रोडक्ट के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी करे। तो ये डिस्काउंट अगर ये डिस्काउंट इस रीजन की वजह से दिया जा रहा है वो बाद में बात आ रही है, अगर प्रमोशनल सर्विस के लिए दिया जा रहा है वो बाद में बात आ रही है। पहले हम नॉर्मल बात समझते हैं। अगर पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है, तो ये डिस्काउंट कंसीडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसे कंसीडरेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं माना जाएगा, इसे कंसीडरेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में डीलर मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रमोट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट तो सिर्फ सेल प्राइस को रिड्यूस करने के लिए दिया गया है। तो ये इंडिपेंडेंट सर्विस, और ये इस केस में डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कोई प्रमोशनल सर्विस नहीं दी है। इस केस में डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कोई प्रमोशनल सर्विस नहीं दी है। मैन्युफैक्चरर ने ऐसे ही डिस्काउंट दे दिया डीलर को। डीलर मैन्युफैक्चरर को कोई प्रमोशनल सर्विस नहीं दे रहा है, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को ऐसे ही डिस्काउंट दे दिया है। तो इस केस में ये डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा और मैन्युफैक्चरर इस केस में 90,000 पर ही जीएसटी देने के लिए लायबल होगा। ठीक है, तो ये बात अलग है, ये बात अलग है। तो पहले ये वाली बात का एग्जांपल समझते हैं। केस नंबर 3, इसका सिचुएशन नंबर 1। अगर मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का गुड्स सप्लाई किया डीलर को और डीलर आगे कस्टमर को 1.25 लाख में बेचेगा, तो जो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर ने डीलर को पोस्ट सप्लाई दिया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब इस केस में मैन्युफैक्चरर का कंसीडरेशन 90,000 माना जाएगा। मैन्युफैक्चरर 90,000 पर जीएसटी देने के लिए लायबल है। ठीक है, मतलब ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, अब पहला केस क्या था? डीलर ये डिस्काउंट के बदले में मैन्युफैक्चरर को कोई प्रमोशनल सर्विस नहीं दे रहा है। अगर डीलर मैन्युफैक्चरर को कोई प्रमोशनल सर्विस नहीं दे रहा है, फिर भी मैन्युफैक्चरर ने ऐसे ही 10,000 का डिस्काउंट दे दिया है, तो मैन्युफैक्चरर को 90,000 पर जीएसटी देना होगा, 1 लाख पर नहीं। लेकिन सेकंड केस मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 1 लाख का गुड्स सप्लाई कर दिया और डीलर आगे कस्टमर को 1.25 लाख में बेचेगा। अब पोस्ट सप्लाई कंप्लीट हो जाने के बाद मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बोला कि मैं तुमको 10,000 का डिस्काउंट देता हूं। ये 10,000 का डिस्काउंट मैं तुमको क्यों दे रहा हूं पता है? ताकि तुम मेरे लिए प्रमोशनल एक्टिविटी करो। मेरे लिए डीलर तुम प्रमोशनल एक्टिविटी करो। मैन्युफैक्चरर डीलर को यह डिस्काउंट इसलिए दे रहा है ताकि डीलर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर प्रमोशनल एक्टिविटी करे। मतलब इस केस में डीलर मैन्युफैक्चरर को प्रमोशनल सर्विस दे रहा है, तो ये 10,000 का डिस्काउंट उसको मिल रहा है। अब ये डिस्काउंट कंसीडरेशन माना जाए या नहीं? तो देखिए, मैन्युफैक्चरर का कंसीडरेशन प्राइमरली 90,000 माना जाएगा और इस 10,000 पे भी जीएसटी लगेगा। मतलब इस केस में पूरे 1 लाख पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है। बट ये 10,000 का कंसीडरेशन तो डीलर का है। क्यों? डीलर
प्रमोशनल सर्विस दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर को। ये 10,000 कंसीडरेशन किसका है? डीलर का, ना कि मैन्युफैक्चरर का। तो इस 10,000 पर मैन्युफैक्चरर 90,000 पर जीएसटी पे करे और डीलर भी 10,000 पर जीएसटी पे करे, क्योंकि डीलर इस केस में प्रमोशनल सर्विस दे रहा है मैन्युफैक्चरर को और उसके एवज में उसको ये डिस्काउंट 10,000 मिला है, तो ये डिस्काउंट भी कंसीडरेशन माना जाएगा। किसका कंसीडरेशन? ये जो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को प्रमोशनल सर्विस दी है उसका कंसीडरेशन। तो उस 10,000 के डिस्काउंट पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी डीलर की है। लेकिन अल्टरनेटिवली इस पे मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी दे सकता है, बट हाँ, कुल मिलाकर इस केस में गवर्नमेंट को जीएसटी पूरे 1 लाख पे मिलना चाहिए, ना कि 90,000 पर। ठीक है, तो दो बातें हैं। पहले इस केस नंबर 3 में सिचुएशन नंबर 1, मैन्युफैक्चरर सिर्फ 90,000 पर जीएसटी देने के लिए लायबल है, मतलब पूरे 90,000 पर ही जीएसटी लगेगा, डिस्काउंट लेस हो जाएगा। दूसरे केस में तो गवर्नमेंट को पूरे 1 लाख पर जीएसटी चाहिए, पूरे 1 लाख पे जीएसटी चाहिए। क्यों? इस केस में ये 10,000 भी 90,000 में ऐड हो जाएगा, 10,000 90,000 के अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब ये डिस्काउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीलर मैन्युफैक्चरर को प्रमोशनल सर्विस दे रहा है, उस सर्विस का कंसीडरेशन है ये डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट वाले अमाउंट पे भी जीएसटी लगेगा। मतलब इस केस में 90,000 प्लस 10,000 पूरे 1 लाख पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो समझिए इस बात को। एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर, अगर प्रमोशनल सर्विस के लिए है, जैसे डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाए या ब्रांडिंग करे या कस्टमाइजेशन सर्विस दे कस्टमर को, या स्पेशल सेल्स ड्राइव चलाए, मतलब सेल्स के लिए इनिशिएटिव ले, या कोई एग्जीबिशन करवाए, मतलब सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करे, प्रमोशनल एक्टिविटीज करे, तो उसका वो अगर सेपरेट कंसीडरेशन डिसाइड होता है कि डिस्काउंट तो तुम्हारा कंसीडरेशन ही है, तो वो डीलर मैन्युफैक्चरर को डिस्टिंक्ट टैक्सेबल सर्विस दे रहा है, डीलर मैन्युफैक्चरर को डिस्टिंक्ट टैक्सेबल सर्विस दे रहा है, तो फिर उस कंसीडरेशन पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो वो कंसीडरेशन कितना था? इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट था, वो कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट था, तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो सुनिए दोनों बातें। सुप्रीम लिमिटेड है, मिस्टर राम को 1 लाख के गुड्स की सप्लाई की, उस पे 18% जीएसटी लगाया, इनवॉइस वैल्यू हो गई 1,18,000। अब सुप्रीम लिमिटेड 10,000 का पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहा है मिस्टर राम को। अब सुनिए ध्यान से, फॉर विच मिस्टर राम एग्रीज टू कैरी आउट एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग एक्टिविटीज फॉर सुप्रीम लिमिटेड। तो इस केस में ये डिस्काउंट इस गिवन क्यों दिया जा रहा है? ये डिस्काउंट क्यों दिया सुप्रीम लिमिटेड ने मिस्टर राम को? ये डिस्काउंट क्यों दिया? इन रिटर्न फॉर प्रमोशनल सर्विसेज जो मिस्टर राम दे रहे हैं प्रमोशनल सर्विस सुप्रीम लिमिटेड को, और इसी का ही ये एग्रीड कंसीडरेशन है 10,000 डिस्काउंट के फॉर्म में। इसलिए इस कंसीडरेशन पर जो डिस्काउंट के फॉर्म में है उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये इस 10,000 पे भी जीएसटी लगेगा। समझ गए बात? तो ये था आपका डिस्काउंट के लिए, ये बहुत ही टेक्निकल सर्कुलर आया है। सिचुएशन को लिख के समझेंगे तो समझ में आएगा, जैसे जैसे मैंने लिखा है आप भी नोटिंग कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 3 केस बताए हैं मैंने। पहले केस में भी 2 सिचुएशन है, दूसरे केस में भी 2 सिचुएशन है, और तीसरे केस में भी 2-2 सिचुएशन है। मतलब 3 केस है, इनके अंदर 2-2 सिचुएशंस है। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को लेकर एक सर्कुलर आया है, अच्छे से समझ लेना। ये मई 2026 एग्जाम से ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एग्जाम में इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे ही। चलिए अब इस चैप्टर के बाद हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर को लेकर अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट का है। मतलब कुछ सिचुएशन में आप जो इनवर्ट सप्लाई लेते हो उस पे जो इनपुट टैक्स लग के आता है रेसिपिएंट, आप इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट ने एक पॉइंट दे रखा है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। किसकी नहीं मिलेगी आईटीसी? जो इनवर्ट सप्लाई आपने की, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, टैक्सेबल पर्सन हो आप, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है, उसके परचेस के बिल में जो टैक्स लग के आया है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कोई गुड्स और सर्विस परचेस की, उसके परचेस के बिल में जो टैक्स लग के आता है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस क्रेडिट को सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, लेकिन अब विद इन ब्रैकेट में एक बात दे रखी थी, क्या? अदर देन प्लांट और मशीनरी। पहले प्लांट मशीनरी के बीच में और वर्ड लिखा था। ठीक है, अब उस और वर्ड को हटा के एंड कर दिया गया है। समझे बात? और वर्ड को हटा के एंड कर दिया गया है। इतना छोटू सा अमेंडमेंट है। तो सुनिए, ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्या प्लांट और मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी लिखने से कुछ इफेक्ट आता है क्या? देखो क्या इफेक्ट आता है। एक केस आ गया सुप्रीम कोर्ट तक, एक केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट का में एक केस आया सफारी इरिटेट्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें क्या बोला गया कि आईटीसी प्लांट मशीनरी परचेस करते हैं, उसके परचेस के बिल में जो टैक्स लग के आता है उसकी तो क्रेडिट मिलती है, प्लांट मशीनरी की तो हाँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आप कुछ परचेस करते हो गुड्स और सर्विस, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, लेकिन प्लांट मशीनरी परचेस करते हैं तो उसकी तो क्रेडिट मिलती है। यहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खतरनाक जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो बिल्डिंग बिजनेस की है, जैसे रेंटिंग और लीजिंग के लिए है, उसको प्लांट माना जाएगा, उस बिल्डिंग को प्लांट माना जाएगा। ठीक है, क्यों लिखा हुआ था प्लांट और मशीनरी? तो क्या बोल रहे हैं, जो बिजनेस की बिल्डिंग है, लीजिंग पर्पस वगैरह के लिए है, किराए पर देने के लिए है, उसको प्लांट माना जा सकता है। ठीक है, तो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप कोई गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई लोगे, उस पे जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी। मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो, इस बिल्डिंग को हम तो मान लेंगे प्लांट और आईटीसी मिल जाएगी। जबकि गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन नहीं था। गवर्नमेंट ने तो क्लियर दे रखा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए इनवर्ट सप्लाई लेते हो, आईटीसी नहीं मिलेगी। हाँ, प्लांट मशीनरी के लिए आप किसी गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई लेते हो, आईटीसी मिलेगी। लेकिन बिल्डिंग को प्लांट मान लो, ऐसा कैसे? तो गवर्नमेंट ने इस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको सुपरसीड कर दिया और गवर्नमेंट ने लैंग्वेज मॉडिफाई कर दी। कैसे लैंग्वेज मॉडिफाई की? गवर्नमेंट ने यहां प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी कर दिया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, तो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है। ठीक है, तो बिल्डिंग को मतलब कुल मिलाकर गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है। गवर्नमेंट क्लियर बोल रही है कि आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड। आप तो कंक्लूजन समझो, आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को प्लांट किसी भी रूप में, किसी भी केस में नहीं माना जाएगा। बिल्डिंग को प्लांट मानते हुए उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनवर्ट सप्लाई ली गई है गुड्स और सर्विस की, उसकी आईटीसी किसी भी केस में नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्डिंग को प्लांट मानते हुए यूं नहीं कि तो प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए हम इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं, ये बिल्डिंग हमारा प्लांट है, बिल्डिंग को प्लांट कभी भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लांट और मशीनरी लिखा था, उसको लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है। ठीक है, चलिए अब टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर जो क्रेडिट नोट के अंदर जो डिटेल देनी होती है, सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो क्रेडिट नोट इश्यू करता है तो उसको अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर सकता है। कैसे एडजस्ट करेगा? वो सप्लायर जो है अपना आउटपुट टैक्स कम करेगा, सप्लायर जो है वो अपना आउटपुट टैक्स कम करेगा और इधर रेसिपिएंट अपनी आईटीसी रिवर्स करेगा। ठीक है, रेसिपिएंट अपनी आईटीसी रिवर्स करे तो इधर सप्लायर अपना आउटपुट टैक्स कम कर पाएगा। ठीक है, ये बात दे रखी थी, ये तो अभी भी है। ये क्रेडिट नोट जीएसटी वाला क्रेडिट नोट है। अब सुनिए, प्रोवाइडेड दैट सप्लायर को आउटपुट टैक्स कम नहीं करने दिया जाएगा। ये पहले भी था, लेकिन अब ये लैंग्वेज डिलीट करके इस लैंग्वेज को नए सिरे से लिखा गया है। क्या लैंग्वेज थी पहले? कि सप्लायर को अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने नहीं दी जाएगी अगर उन्होंने इस टैक्स का बर्डन, इंसिडेंस, इस सप्लाई का इंसिडेंस अनअदर पर्सन पर पास ऑन कर दिया है। मतलब उन्होंने ये टैक्स का बर्डन दूसरे पर्सन पे डाल दिया है, उस दूसरे पर्सन से उन्होंने ये टैक्स चार्ज कर लिया है, तो गवर्नमेंट को जमा कराना ही पड़ेगा।
सप्लायर अपना ये आउटपुट टैक्स कम नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये बर्डन अनदर पर्सन पर, इंसिडेंस ऑफ बर्डन मतलब बर्डन ऑफ टैक्स डाल दिया है अनदर पर्सन पर, उसे चार्ज कर लिया है, तो गवर्नमेंट को तो जमा कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। कैसे मॉडिफाई किया गया? देखो, लैंग्वेज वही है कि सप्लायर आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस नहीं कर सकते क्रेडिट नोट वाला अमाउंट। अगर आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो, उस पर जो आईटीसी है रेसिपिएंट ने रिवर्स नहीं की है। कंडीशन यही थी रेसिपिएंट रिवर्स करे, लेकिन अगर रेसिपिएंट रिवर्स नहीं करता है आईटीसी, तो सप्लायर आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। ये कब? जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तब। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी है उसकी, वो रिड्यूस नहीं कर रहा है अपनी आईटीसी, तो इधर सप्लायर आप भी अपना आउटपुट टैक्स कम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अदर केस में, अदर केस मतलब जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो। अदर केस का क्या मतलब हुआ कि जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो, तो उस केस में अगर मतलब ये एक तरीके से हो गया आपका B2B सप्लाई और ये हो गया आपका B2C सप्लाई। अदर केस मतलब जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स अगर अनदर पर्सन पर डाल दिया गया है, तो भी सप्लायर आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर पाओगे। तो दो केस में सप्लायर अपना आउटपुट टैक्स रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, वो उस इनवॉइस की आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहा है, तो इधर सप्लायर को भी आउटपुट टैक्स कम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, लेकिन इधर सप्लायर ने उसे टैक्स चार्ज कर ही लिया है, उस अनदर पर्सन पर टैक्स बर्डन शिफ्ट कर ही दिया है, तो इधर सप्लायर आप अपने रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज कर लिया है। अब चार्ज कर लिया है तो गवर्नमेंट को जमा कराना ही पड़ेगा। आप ये अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लैंग्वेज रीफ्रेम की है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर था ना, जीएसटी रिटर्न्स, उसमें एक दो अमेंडमेंट है। क्या? पहला अमेंडमेंट सेक्शन 38 में, जो कि आपके जीएसटीआर 2B, रेसिपिएंट का जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। आपने पढ़ा होगा, इधर सप्लायर अपना इधर जीएसटीआर 1 फाइल करता है, वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये जो रेसिपिएंट का जीएसटीआर 2B है, ये ऑटो जनरेट नहीं होगा, ये रेसिपिएंट को खुद जनरेट करना पड़ेगा, ये ऑटो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? यहां से अगर आप थ्योरी के हिसाब से समझना चाहो तो बस ऑटो जनरेटेड वर्ड हट गया है। ठीक है, ऑटो जनरेटेड वर्ड हट गया है, बट प्रैक्टिकली क्या हुआ है पता है? मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली है, ठीक है, पहले क्या होता था, ये मेरे जीएसटीआर 2B में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती थी। क्यों? उधर से सप्लायर जैसे ही अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता था, वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके मुझ रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। क्या? IMS, फुल फॉर्म लिख देना। क्या फुल फॉर्म है? IMS। क्या? प्रैक्टिकली बता रहा हूं उस पॉइंट को, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म लिख दो आप, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं रेसिपिएंट, मैंने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली है, उस इनवर्ट सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की मुझे क्रेडिट कैसे मिलेगी? मुझे रेसिपिएंट को अपने जीएसटी पोर्टल को ओपन करना होगा यूजर आईडी पासवर्ड डालकर, और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS में जाना होगा। IMS में मुझे इनवॉइसेस दिखेंगे, जिन सप्लायर्स से मैंने इनवर्ट सप्लाई ली है उनके मुझे इनवॉइसेस दिखेंगे। मुझे उन इनवॉइस को या तो एक्सेप्ट करना है, या रिजेक्ट करना है, या पेंडिंग का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, ये 3 ऑप्शन तो मुझे मिलेंगे। मैं एक्सेप्ट करूंगा IMS में उस इनवॉइस को, मैं रेसिपिएंट हूं, उस इनवॉइस को मैं IMS में एक्सेप्ट करूंगा, तो ही वो इनवॉइस मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अब ये जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट नहीं होगा, मैं मुझ रेसिपिएंट को खुद ही बनाना पड़ेगा। IMS, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाके मेरे को वो परचेस के इनवॉइसेस जिन पर लगे हुए इनपुट टैक्स की मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता हूं, उन परचेस के बिलों को मेरे को या तो एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। हाँ, पेंडिंग ऑप्शन में भी डाल सकता हूं कि बाद में सोचेंगे कि इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लूं या नहीं। तो अब से जीएसटीआर 2B जो सेक्शन 38 की बात है, वो ऑटो जनरेट नहीं होगा। रेसिपिएंट को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाकर उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करना होगा,
वो एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो परचेस का इनवॉइस रेसिपिएंट के GSTR-2B में रिफ्लेक्ट होगा। समझे? और एक छोटा सा अमेंडमेंट सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के लिए। सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 के अंदर एक छोटी सी बात थी कि कमिश्नर को हम पावर देते हैं जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करके रजिस्टर्ड पर्सन को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है कि एनुअल रिटर्न की फाइलिंग से एग्जेम्प्ट कर सकता है कुछ लोगों को कमिश्नर। तो कमिश्नर के पास पावर थी कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट से वो कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो कमिश्नर ने अपना ये पावर एक्सरसाइज करते हुए क्या बोला कि जो भी एनुअल रिटर्न फाइल होंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के ऑनवर्ड्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 या उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो भी एनुअल रिटर्न फाइल होंगे, अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर उस ईयर का 2 करोड़ रुपए तक ही है, उस रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर उस फाइनेंशियल ईयर का अप टू 2 करोड़ तक ही है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया है। मतलब 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों खुश हो जाओ, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आपके आज हमने जीएसटी के अमेंडमेंट डिस्कस किए। चलिए आज की क्लास में इतना ही।